तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों एसएससी जीडी 2025 वालों के लिए मैं जवान बैच लेके आ गया हूं। दोस्तों ये गणित के लिए आपके लिए रामबाण बैच होगा। इसके अलावा दोस्तों आने वाले जो बचे हुए 30 दिन हैं उसमें मैं आपको दोस्तों 30 जो अपने 300 गणित के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो एसएससी जीडी में बार बार पूछे जा रहे हैं वो सारे इतने अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। दोस्तों ये सारी की सारी गणित मुट्ठी में होगी। समझ लो आपको 300 प्रश्न के माध्यम से पूरा का पूरा जो गणित का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करा दूंगा। और दोस्तों मैं पिछले वाली एसआईजीडी भर्ती 2024 में जो गणित आई थी दोस्तों उसी बेसिस पर ये सारे प्रश्न करवा रहा हूं। और दोस्तों आप मैं स्क्रीन पे देख देखिए ये मैं 20 फरवरी 2024 को जो एग्जाम हुआ था उसका जो गणित का पेपर था वो मैं इस वीडियो में सॉल्यूशन करवाऊंगा। दोस्तों मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पिछले प्रश्न ही कराता रहूं, बल्कि मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको 40 में से 40 नंबर लाने की गारंटी दे सकूं। क्योंकि दोस्तों मैं खुद एसएसजीडी भर्ती पिछली और उससे पिछली दोस्तों हमेशा मैं 100% मैंने मैथ्स में स्कोर किया है। तो दोस्तों कोई भी चीज़ मैं हवा में नहीं बताऊंगा। और जो भाई पहली बार गणित पढ़ रहा है उसको भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों कमजोर से कमजोर बच्चा का मतलब ये हो गया जिसने अभी तक गणित नहीं पढ़ी और आज से ही मेरे साथ 30 दिन जुड़ता है। तो मैं इस चीज़ की गारंटी फिर से देता हूं कि आपकी मैथ 110% दोस्तों बहुत ही शानदार कवर हो जाएगी। और दोस्तों मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो एसएसजीडी 2025 वाले बच्चे हैं वो मेरे साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि दोस्तों अंत में आपका धोखा रह जाएगा। अगर गणित में आपके 15-16 सही हुए तो आप सिर पकड़ के रोना, क्योंकि दोस्तों आपका टारगेट हमेशा 40/40 रहना चाहिए। और वो मैं इस चैनल क्योंकि मैथ्स जिसका नाम से दोस्तों मैं पहले पढ़ाता था, अभी मेरा ये जॉब लर्नर्स जो चैनल उस पर मैं आने वाले 20 दिन कंटिन्यू आपको वीडियो दूंगा। तो मैं इस चीज़ की गारंटी इसीलिए दे रहा हूं कि मैं आपके मैथ्स में 100% स्कोर करा दूंगा। और दोस्तों मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों देख भारम और आपके लिए पहला प्रश्न मैं लेके आ चुका हूं। दोस्तों आपके लिए पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। देखिए दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु दी हुई देखिए 26, 25, 21, 29, 24 और 28 और 22 है। तो इनकी औसत आयु आपको बतानी है। चलिए दोस्तों करते हैं एक एक से स्टार्ट। दोस्तों अब आपको पता है कि एवरेज का फॉर्मूला सीधा होता है कि राशियों का योग ऊपर लिखा जाता है राशियों का योग बटे नीचे लिखी जाती है उनकी संख्या या उनका नंबर। दोस्तों ये फॉर्मूला मतलब ए प्लस तो मैंने आपको ऐसे राशियों के योग बोला तब लिख दिया, लेकिन ये फॉर्मूला ये कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का दोस्तों योग ये रही आपके लिए सातों की सातों राशियां जिसके बारे में चर्चा की गई। देखिए 2 2 4 2 6 और 1 7। दोस्तों इनको अलग अलग आप जोड़ने का प्रयास कीजिए। दोस्तों मैं देखिए आपके लिए जोड़ देता हूँ। पहले स्टार्टिंग दो जोड़ूं तो दोस्तों आप देख सकते हैं 51, 26 और 25 51। फिर दोस्तों 21 और 29 देखिए कितने हो गए दोस्तों, 21 और 29 हो गए 50। फिर दोस्तों आगे देखिए, फिर दोस्तों ये तीनों बच गए क्योंकि दोस्तों हमने इन चार को जोड़ लिया तो ये बच गई अंत वाली। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखिए मैं पहले आखिरी दो को जोड़ देता हूँ, या आप कैसे भी जोड़ सकते हो। तो दोस्तों मैं आखिरी दो को जोड़ूंगा तो देखिए ये आगे 50 आ गया और 24 पीछे एक ये वाला रहा था। दोस्तों इनको जोड़िए 5। फिर दोस्तों यहाँ देखिए 10 15 2 17, मतलब राशियों का योग कितना आ गया दोस्तों 175। और राशियाँ कितनी हैं दोस्तों 7। राशियों का मतलब ये कितनी संख्या है यहाँ आगे लिखा हुआ यही आपको लिखना था। तो दोस्तों यहाँ से एवरेज देखिए आप जब 7 का इसमें भाग दोगे तो 25। और देखिए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आपके लिए क्या है 25। तो दोस्तों मैं आपको बता चलूँ कि एवरेज का आपको हर शिफ्ट में एक प्रश्न गारंटेड देखने को मिलेगा। हर शिफ्ट में दोस्तों एवरेज का प्रश्न मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं आने वाले जो आपके 10-15 वीडियो एग्जाम तक आपके लिए, जैसे फरवरी में एग्जाम है तो वहां तक जो भी मुझसे संभव हो पाएगा वो मैं गणित सिखाने का प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाँ दोस्तों चलिए, तो दोस्तों चलिए अपन क्या है कि नंबर वाइज ही करते हैं। तो देखिए आज की अपनी क्लास का प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य। दोस्तों ये लाभ हानि का प्रश्न है और लाभ हानि बट्टे से आपके गारंटेड एक प्रश्न देखने को मिलेगा। लिखा हुआ एक कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है दोस्तों 2000। आप इसको अलग ही लिख लीजिए एक बारी। ठीक है, 20% और x% छूट देने के बाद 1400 रुपए में बेची गई तो x का मान। दोस्तों क्या है कि हमने पहले तो इस पर 20% की छूट दी है। चलिए हम देते हैं दोस्तों 20% का मतलब समझते हो क्या, 20% की छूट दे दी मतलब वो चीज़ कितने में बिकेगी 80%। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं उम्मीद कर रहा हूँ हल्का बेसिक तो आपको पता होगा कि 20% छूट का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ 100 की थी वो 20% कम करके वो 80% पर बेचिए। तो दोस्तों इसका मैं 80% निकालता हूँ। देखिए पहले तो वो कितना है दोस्तों 0 से 0, इससे ये तो देखिए 8 दूनी 16।
दोस्तों 1600 आ गए। मतलब पहली छूट देने के बाद उसका वैल्यू बचना चाहिए था 1600। उसने एक और छूट दी है दोस्तों, मैं यहाँ देखिए नीचे लिख देता हूँ। देखिए 1600 की एक चीज़ थी। अब दोस्तों उसने एक छूट और दी है। उसने एक छूट और दे दी कि बोल लिखा एक्स प्रतिशत की छूट दी देने के बाद अब दोस्तों अपने को पता नहीं है कि वो कितने में। दोस्तों अपने को एक चीज़ पता नहीं है कि एक्स की वैल्यू, क्योंकि अपने से एक्स की वैल्यू पूछी गई है तो हम मान लेते हैं कि एक्स की वैल्यू दोस्तों कुछ भी हो सकती है। तो मैं मान लेता हूँ दोस्तों कि x% की छूट देनी। दोस्तों इस चीज़ को समझिएगा कि जैसे मैंने 2000 पर 20% हटा के सीधा 80% मतलब 20% घटा के लिखा था, इसी प्रकार से मैं दोस्तों मान रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेकिन मैं उम्मीद करूँ दोस्तों कि घटने के बाद वो पी बचा है। जैसे दोस्तों इसमें अपन ने 20% घटा के तो ऐसे लिखा था, तो मैं ये मान रहा हूँ कि 100% में जो भी एक्स है ये घटने के बाद मेरे पास पी बचा होगा। और जब मैंने इसका p% निकाला तो वो कितना आया दोस्तों 14। दोस्तों बहुत आसान हो जाएगा अगर दोस्तों आप आराम से 20 से 20। दोस्तों यहाँ से इसमें 16 का भाग दीजिए आप। दोस्तों इसमें आप भाग देंगे, पहले दोस्तों मैं 4 से भाग देता हूँ 4, और इसमें दोस्तों आप 4 का देंगे तो 350। अब दोस्तों यहाँ से इसमें भाग दीजिए आप। 8 चौक 32, 3 30 87.5 आएगा। इसका मतलब दोस्त समझे क्या कि जो P की वैल्यू है, मतलब 100 में से मैंने कुछ घटाया उसके बाद मेरे पास 87.5 बचा है। तो कोई मुझे ये तो आराम से बता सकता है कि 100 में से मैंने कितने घटाया होगा कि 87.5 दोस्तों 12.5%। तो इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ये तरीके आपको सीखना पड़ेगा अगर वास्तव में आप SSGD में सक्सेस होना चाहते हो, नौकरी लगना चाहते हो और गणित में 100% मतलब 40 में से 40 नंबर और 20 में से 20 क्वेश्चन करना चाहते हो। तो इस जवान बेच के जो भी आपके सामने चल रहा है, इस जवान बेच के एक एक प्रश्न को आपको घोट कर पीना होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आज की क्लास का प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है कि ए व बी दोनों 500 रुपए प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं। मतलब ए भी बेच रहा है और बी भी बेच रहा है। दोस्तों ये भी 5000 में बेच रहा है और ये भी दोस्तों के का मतलब समझ रहे हो 5-5 हजार में। ठीक है। अब बोले ए को 25% का लाभ हुआ जबकि बी को 10% की हानि हुई, तो उनके क्रय मूल्य का अनुपात। दोस्तों क्या बोल रहा है कि बी को 25% का, ए को सॉरी दोस्तों ए को 25% का लाभ। 25% की दोस्तों मैं आपको बताऊं 25% है ना, इसको जब आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो ये हो जाएगा 25/100। और 25/100 का मतलब होता है दोस्तों 1/4। इस मतलब 4 की चीज एक में फायदे में जाएगी तो वो कितने में चली जाएगी दोस्तों 5 रुपए में। तो यही बात है कि ए ने कोई चीज 4 की खरीद के 5 की बेची है। 4 की चीज एक के फायदे में जाएगी तो वो 5 में बिकेगी। अब सवाल वाला अपने हिसाब से 4 के 5, लेकिन सवाल वाला बोल रहा है कि इसने अपने हिसाब से 5 रेशियो में बेची थी, या यहाँ से देखें तो 5 में बिक रही थी, लेकिन सवाल में 5000 दिया हुआ है। इसका मतलब दोस्तों अगर इसने 5000 में बेचा है तो ये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 4 के। मतलब ये तो इसका होगा सीपी, ए का सीपी आ गया ये। ठीक है। ओ जबकि देखिए बी को 10% की हानि हुई। 10% का वैल्यू दोस्तों 10/100। 10% का वैल्यू यहाँ 0 काटोगे तो 1/10। इसका मतलब दोस्तों 10 रुपए की चीज पर 1 रुपए का नुकसान हुआ है। तो आप सभी बता सकते हो वो कितने में बेची होगी, 9 में बेची होगी। लेकिन दोस्तों सवाल में इस 9 की वैल्यू देखिए कितनी दी हुई है 5000। तो दोस्तों एक चीज बता देता हूँ कि 9 की वैल्यू अगर 5000 है, ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए 5 की वैल्यू 5000 थी तो हमको 4 की वैल्यू काटनी थी क्योंकि 4 अपने को सीपी से मतलब था। तो इसी प्रकार से अगर इसकी वैल्यू 9 की वैल्यू अगर 500 है, 5000 है, तो दोस्तों एक की वैल्यू 5000/9 दोस्तों 100 आपको बता रहा था कि अगर 9 की वैल्यू 5000 है तो एक की वैल्यू होती है दोस्तों 5000/9 और हमको चाहिए सीपी। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि 10 की चीज़ एक के नुकसान पर 9 पर बिकी है तो क्रय मूल्य के अपने को 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका तो क्रय मूल्य, इधर वाले का क्रय मूल्य देखिए आ रहा है 4000 रुपये। 4 के कारण 4 और इधर वाले का क्रय मूल्य क्या रहा है दोस्तों, देखिए 1 0 ये वाला और लगा देते हैं बट्टे में 9। ये दोस्तों इनके क्रय मूल्य का रेशियो आ रहा है 1 2 3, 1 2 3। ठीक दोस्तों, फिर ये देखिए ये जो 9 नीचे है बट्टा में, वो अपने को पता है कि अपने को सरल रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो ये दोस्तों इसके नीचे 1 मान लीजिए, तो ये 9 इसके साथ गुना होगा तो ये हो जाएगा 36 अनुपात, ये हो जाएगा 1 से गुना होगा तो 50। तो दोस्तों या तो 36/50 मिल जाता है, या इसको 2 से फिर काटा गया। रेशियो का मतलब है कि इसको छोटा करता जाइए। तो इसको 2 से काटा तो 18, इसको 2 से काटा तो 25, तो 18/25। तो दोस्तों ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थोड़ा इजी टू मॉडरेट प्रश्न था, लेकिन अगर आपको अच्छी जॉब पकड़नी है तो इस प्रकार के प्रश्न तो आपको करने ही पड़ेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि 2 रेलगाड़ियाँ समान चाल से विपरीत दिशा में, दोस्तों चालें इनकी समान हैं, लेकिन दिशा इनकी विपरीत है। प्रत्येक गाड़ी की लंबाई 320 मीटर है, ये लीजिए इसकी 320 मीटर, ये लीजिए इसकी 320 मीटर। यदि वे 18 सेकंड में, मतलब 18 सेकंड में, 18 सेकंड भी दिया है कि एक दूसरे को पार कर लेती है, एक दूसरे को पार लेती है, तो प्रत्येक गाड़ी की चाल। दोस्तों चाल काटने का फॉर्मूला क्या होता है? चाल मतलब स्पीड, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस ये रहा 640 मीटर और 18 सेकंड। दोस्तों स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, और दूरी बटे समय। तो दूरी ये रही दोस्तों, दोनों एक दूसरे को पार करेंगे तो दूरी हमेशा जुड़ती है दोस्तों। जब ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी तो इन दोनों को पार करने के लिए दोनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करनी होती है, और ये टाइम हो गया। तो दोस्तों ये स्पीड आ जाती है मीटर प्रति सेकंड, मतलब मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए यहाँ से अपने पास, देखिए सारी चालें किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है, मतलब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों बात मेरी गौर से सुनिएगा कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुणा किया जाता है। ठीक है, ये दोस्तों आपको याद ही रखना पड़ेगा। 18 से 18 काट दिया मैंने। फिर दोस्तों यहाँ देखिए 5 का भाग दीजिए, इसमें 12 बार गया और 128। दोस्तों एक चीज़ मैंने आपको पहले बता, फिर बता, जब ट्रेनें एक दूसरे की ओर चलती है तो उन दोनों की स्पीड जुड़ती है, और जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा की ओर जाती है तो चालें घटती है। तो दोस्तों दोनों चालों का योग 128 है। और पहले इसने लिख दिया था, लिख दिया, देखिए दो रेल समान चालें हैं, दोनों चालों का योग 128 है, दोनों समान है। समान मतलब आधा कर दूं तो दोस्तों यहाँ देखिए 64। तो दोस्तों ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 64। तो दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें थी कि जब विपरीत चलती है तो इनकी चालें जुड़ती है, और जब दोस्तों ये एक ही दिशा में जाएगी तो इनकी चालें घटती हैं। और दोस्तों इसके अलावा इसमें कुछ विशेष था नहीं। चलिए दोस्तों देखते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 700 रुपये, नहीं सर दोस्तों 7,200 रुपये लिखते हैं, 7,200 रुपये पी क्यू आर में इस रेशियो में बांटना है तो आर का हिस्सा। दोस्तों इस प्रश्न का मेनू जैसे था कि आपको रेशियो के बारे में, अब देख सकते हैं दोस्तों, पिछला मैंने टाइम स्पीड का प्रश्न बताया, उससे पहले दोस्तों मैंने एवरेज का प्रश्न बताया। तो इसी प्रकार से दोस्तों हर टॉपिक के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 7200 रुपये दोस्तों पी क्यू आर। देखिए मैं यहाँ पी क्यू और आर लिख देता हूँ, रेशियो भी लिख देता हूँ, 1:2, रेशियो 4, रेशियो 3, रेशियो 2। दोस्तों बट्टे में आप 1 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दोस्तों रेशियो है ये बट्टे में, तो इसको सरल करना पड़ता है। उस सरल करने का तरीका ये है कि नीचे वाली संख्याओं का जो दोस्तों 2, 1, 2 है, इनका लघुत्तम निकालिए और इन सभी रेशियोज को उस लघुत्तम से गुणा कर दीजिए, आपका काम खत्म हो जाता है। दोस्तों 2, 1, 2 का लघुत्तम होता है 2, तो दोस्तों मैं हर संख्या को 2 से गुणा कर दूंगा। अब देखिए दोस्तों ये 2 से 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, दोस्तों यहाँ बच गया 1। इस 2 से 2 दोस्तों कटने के लिए कुछ नहीं है, ये इसको 2 बार आ गया, 2 4 दूनी 8, और ये दोस्तों 3। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये रेशियो आराम से 2 से 2 कट गया तो 1 बच गया। यहाँ दोस्तों 1 था तो कटने के लिए कुछ था नहीं, या इसको नहीं के बराबर समझो, तो 4 दूनी 8, और दोस्तों ये कट गया, तो 1:8:3। दोस्तों इस रेशियो में इनको पैसे बांटने हैं। आर का हिस्सा कौन दोस्तों, आर ये अंत वाला, तो दोस्तों ये रहा कुल रुपए। आर का हिस्सा दोस्तों जिसको देना है उसका ऊपर लिखेंगे, और जो रेशियो का योग होता है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है दोस्तों। 12 ये इसको काटेगा 4 बार, ये 4 इसको काटेगा दोस्तों 18 बार, और 1800 ये दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रेशियो का एक प्रश्न था जिसमें आपको अनुपात बट्टे में, तो दोस्तों अनुपात बट्टे में होता तब आप नहीं बांट सकते, तो आपको इस प्रकार से एक सरल रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ता है, और उसके लिए दोस्तों आपको इन नीचे वाली संख्याओं का लघुत्तम लेके उससे उल्टा मल्टीप्लाई करके एक साधारण रेशियो कन्वर्ट करना था। चलिए दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ ये प्रश्न आपको आराम से समझ में आ गया हो। ये दोस्तों फिर से आपके लिए रेशियो का प्रश्न है कि m और n का रेशियो दिया हुआ दोस्तों, m और n का रेशियो दिया हुआ है 9:6। ऊपर पूछा हुआ है एक रेशियो m + n रेशियो m - n। तो दोस्तों पहले इन दोनों को जोड़िए, सवाल में दिया है उसी हिसाब से नोट से जोड़ दिया, एक बार घटा दीजिए, और रेशियो ये लीजिए 5:1, इनको 3 से काटिए, 5 बार, एक बार, बात खत्म। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं हुआ होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। दोस्तों ये एक सरलीकरण का प्रश्न है। सबसे पहले 7, अब दोस्तों इसमें ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान रखनी होगी इसमें।
वरना आप गलती कर जाओगे। दोस्तों सबसे पहले इनको क्या है कि अलग अलग जो ये कोष्ठक में लगे हुए हैं इनको अलग अलग सोल्व करके बाहर काटना। जैसे 33 और 7 40, दोस्तों मैंने लिख दिया गुणा। फिर देखिए 44 में 2 का भाग देंगे 22। फिर दोस्तों 5 × 25, इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। और दोस्तों सोल्व करने के भी बहुत तरीके होते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप 22 को भूलिए और 25 को इससे गुणा कीजिए, तो दोस्तों आप देखोगे कि 1000 आ रहा। दोस्तों बहुत आसान प्रश्न बना दिया ना, इनको कर दिया। फिर देखिए 1000 को आप 22 से आराम से गुणा कर सकते हो, तो 22,000 या 22 के देखिए दोस्तों 22। तो दोस्तों और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो मेरे से बहुत अच्छी अच्छी कैलकुलेशन और स्पीड बूस्टर टेक्निक्स भी आप मुझे सीखते जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस जवान बैच का पीछा नहीं छोड़िएगा, इसका हर वीडियो देखिएगा। 110% आप गणित में स्कोर करोगे। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। सॉरी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक आयत की लंबाई, दोस्तों ये देखिए एक आयत बना ही देता हूँ। आयत का मतलब जिसकी आमने सामने भुजाएं बराबर हो। आयत की लंबाई में 14.28 वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में अपरिवर्तित रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितनी कमी करने की। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, कुछ चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। देखिए 14.28% है ना, इसके जो आप 100 लगा के अगर ये परसेंट को हटाओगे तो इसका मतलब होता है 1/7। इसका मतलब दोस्तों आपको जो इसकी लंबाई है ना, वो पहले अगर लंबाई दोस्तों अगर 7 थी, तो अब लंबाई करनी होगी आपको 8। दोस्तों इन्होंने बोला है कि 14.28% की वृद्धि मतलब 7 से 1 बढ़ानी है। तो दोस्तों लंबाई पहले अगर 7 थी तो अब 8 करनी है। अब आप चाहते ये हो दोस्तों कि उसका क्षेत्रफल नहीं बढ़े। अगर दोस्तों आपने लंबाई बढ़ाई है, ठीक है, और अगर आप चौड़ाई को उतना ही रखते हो तो क्षेत्रफल 110% बढ़ेगा। लेकिन आप चाहते हो कि जो इसका एरिया है दोस्तों, जो इसका एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो वही रहे। दोस्तों इस चीज़ को समझिएगा, ये बहुत जगह काम आने वाला कॉन्सेप्ट है। आप दोस्तों देखिए लंबाई और चौड़ाई तो क्षेत्रफल होता है। अब आप दोस्तों लंबाई ना, ये लंबाई ये 7 से 8 कर रहे हो, तो दोस्तों कन्फर्म है कि अगर इसको 7 से 8 किया है तो यहाँ जो एरिया आएगा उससे ज़्यादा एरिया यहाँ आएगा। लेकिन ये चाहता है कि एरिया वही रहे, क्षेत्रफल उतना ही रहे। तो इसका ये सिस्टम होता है कि अगर आप दोस्तों लंबाई को 7 से 8 करना चाहते हो तो आपको चौड़ाई को 8 से 7 करना पड़ेगा, तभी ये सिस्टम हो पाएगा। अगर आपने लंबाई 7 से 8 की तो आप चौड़ाई 8 से 7 कर दो, तो देखिए 8 से 7 क्या, ये 56, ये भी 56। तो दोस्तों हमेशा एक ही चीज़ याद रखनी है इस टाइम के सिस्टम में कि आपको सबसे पहले इस प्रकार की वैल्यूज थोड़ी ध्यान में रखनी है। फिर अगर इसको 7 से 8 किया है तो उसको 8 से 7 कर दो। तो दोस्तों कोई चीज़ अगर आप 8 से 7 कर रहे हो तो उसमें एक की कमी कर रहे हो, कितने पर कर रहे हो दोस्तों, एक की कमी कर रहे हो 8 पर। तो 1/8 दोस्तों जिसको पता है उसकी परसेंट वैल्यू 12.5, या आपको पता भी होगा, नहीं है तो 1/8 को 100 से गुणा करोगे तो 12.5%, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न उस चीनी वाले में इस प्रकार के प्रश्न में आएंगे कि जैसे चीनी के भाव में 30% की वृद्धि हुई तो गृहिणी को अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। इस प्रकार के बहुत प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप इस तरीके को ध्यान में रखेंगे तो आपके सारे प्रश्न इजीली बन जाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अपनी क्लास का प्रश्न नंबर 9 कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है और उस पर 25% की छूट दी गई है, तो वस्तु का अंकित मूल्य। दोस्तों आपको बता, एक तो होती है सीपी, एक होती है एसपी और एक होती है एमपी। दोस्तों एक प्रोडक्ट की 3 चीजें होती है। तो दोस्तों इसने विक्रय मूल्य दिया हुआ अपने को, देखिए 5175 रुपए, और बोल रहा है कि उस पर 25% की छूट दी गई है। क्योंकि दोस्तों इसमें सिस्टम ये होता है कि कुछ अगला वाला दुकान वाला क्या है कि कुछ बढ़ा के लिखता है पहले। दोस्तों ये सिस्टम होता है जिसको आपको समझना है। दोस्तों अगले ने अपने प्रोडक्ट पर कुछ लिखा, उतने जैसे कितने 6000 7000 लिख लिए, उस पर उसने क्या क्या 25% की छूट दे दी बंदे को, और छूट देने के बाद उसके लिए 5175 रुपये ले रहा है, तो अंकित मूल्य ही पूछ रहा था। तो दोस्तों सबसे पहले मैं उम्मीद कर रहा हूँ 25% की वैल्यू आपको पता होगी 1/4। इसका मतलब अगर 4 की चीज़ अगर प्रिंट रेट थी तो उसने 1 रुपये की छूट दे दी, तो कितने में बेची होगी दोस्तों। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप आराम से पता लगा रहे होंगे कि अगर 4 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये की छूट दी जाती है तो वो 3 रुपये में बिकती है। लेकिन सवाल में बोल रहा है कि ये 5175 रुपये में बिकी, जो अपने 3 की वैल्यू है। तो अपने को प्रिंट आउट पूछना था और प्रिंट ये रहा। इसको काटिए दोस्तों, 17 17 51, 2 और 5। दोस्तों 3 का भाग दोगे तो फिर इसको गुणा कीजिए दोस्तों, देखिए
17 चौको 68 और 100 ये 6900 दोस्तों राइट आंसर। दोस्तों ये बहुत शानदार तरीके हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ 25% वगैरह की वैल्यू आपको 25% को दोस्तों आप जब 100 का भाग दोगे तो ये 1/4 आएगा। इस हिसाब से मैंने सीधे ही आपके सामने 1/4 रख दिया कि 1/4 का छूट मतलब 1/4 छूट का मतलब है कि 4 की चीज़ पर 1 रुपये की छूट दी तो 3 रुपये में बिकेगी। 3 रुपये में बिकनी चाहिए, लेकिन दोस्तों सवाल वाला बोल रहा था कि ये 5175 में बिक रही है, तो 3 की जगह ये रख दिया, तो 3 का भाग दे दिया इसमें, तो 1 की वैल्यू आगे अपने को चाहिए था एमपी, तो 4 से गुणा कर दिया, तो आपके राइट आंसर आ जाएगा 6900। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ ये लाभ और हानि का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था और आपको समझ भी आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी धनराशि पर 40 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न भी आपको हर एग्जाम में एसएसजीडी हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। क्या बोल रहा है कि 40 वर्षों तक, तो दोस्तों देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको पता होगा। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर इंटू टाइम बटे 100। दोस्तों इसी फॉर्मूले से मैं ये आंसर निकाल दूंगा, इससे इजी प्रश्न नहीं हो सकता। दोस्तों क्या बोल रहा है कि उस राशि का 2/5 जो साधारण ब्याज है ये उस राशि मतलब पी का 2/5 है। पी को दोस्तों यहाँ से हटाइए, यहाँ ले आइए, ये देखिए यहाँ से पी हट गया, पी को मैंने जैसे गुणा में था तो इसको बट्टा में लेके आ गया। साधारण ब्याज कितना चाहिए, ये दोस्तों ये फॉर्मूला लगाइए, साधारण ब्याज बराबर सवाल में 2 दे दिया, मूलधन पी ये मूलधन है दोस्तों 5, दर दोस्तों पूछी हुई है, वार्षिक दर तो पूछी हुई तो आर लगा देते हैं। चलिए दोस्तों 1 मिनट पहले थोड़ा सा सफाई करता हूँ आपके लिए। हाँ दोस्तों देखिए मूलधन पी की वैल्यू दी हुई है 5, आर अपने को ज्ञात करना है, टाइम 40 पर दिया हुआ है, बट्टे में 100 चलता ही है। अब देखिए दोस्तों 0 से 0, ये दोस्त 2 काटेंगे 2 बार, और दोस्तों देखिए ये इसको काटेगा 2 बार, ये 5 दूनी 10 इसको काटेंगे तो कुछ नहीं बचा, मतलब काटने के बाद कुछ नहीं बचता, वहाँ आपको पता होगा दोस्तों 1 बचता है, तो आर बराबर कुछ नहीं बचा तो 1%, ये रहा 1%। लेकिन दोस्तों इसमें ये सबसे चीज़ ये थी कि इसमें लिखा हुआ था ना कि साधारण ब्याज दोस्तों इसमें देख क्लियर लिखा हुआ था ना कि साधारण ब्याज मूलधन का पी का 2/5 है, तो पी को यहाँ लाइए, यहाँ से आपको पता लगता है कि साधारण ब्याज 2 रुपये है और प्रिंसिपल 5 है, तो ऐसा ही बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय, ये फॉर्मूला लगा के आप दर आराम से निकाल सकते थे। तो दोस्तों इस प्रकार प्रश्न आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। आज के अपने प्रश्न नंबर 11 की कि 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चला कि अभी तक केवल 10% कार्य पूरा हुआ। वह पूनम को काम पर रखती जो राखी से 20% अधिक कुशल है। शेष काम को पूर्ण करने के लिए उन्हें कितने दिन और लगे, मतलब दोनों को बताना अपने को कि राखी दोस्तों 10% काम में कितना दिन ले रही है, 8 दिन। अगर दोस्तों बचा हुआ 90% काम अगर इसी से करवाएं तो ये इसका दोस्तों 9 गुना है, तो ये इसका 9 गुना मतलब इसका बचा हुआ काम अगर ये करती है तो इसको 72 दिन लगेंगे। लेकिन दोस्तों एक पूनम नाम की दोस्तों ये हो गई अपनी राखी, ये होगी पूनम। अब दोस्तों क्या बोल रहा है कि पूनम को काम पर रखती जो राखी से 20% अधिक कुशल है। दोस्तों 20% का मतलब आपको पता होगा कि 1/5 होता है, वो दोस्तों राखी से 20% अधिक कुशल है। ये दोस्तों इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया कि 5 पर ये 1 ज़्यादा है, मतलब ये 6 है। अब दोस्तों अगर राखी अगर अपने हिसाब से करती जाती दोस्तों, ये 72 दिनों का काम है, 1 दिन का काम है, एफिशिएंसी हम लोग तो 1 दिन का काम, तो इसका 1 दिन का काम ये था, ठीक है। अगर ये करती तो इसको इतने दिन लगते, लेकिन दोस्तों अब ये दोनों मिलके करेंगी तो दोनों मिलके दोस्तों 6 और 5, क्योंकि दोस्तों एक दिन में 6 काम कर रही है और एक 5 काम कर रही है, तो दोस्तों दोनों का काम हो जाता है 11। दोस्तों इसको गुणा कीजिए, 72 को 5 से 360 बटे 11, दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ एफिशिएंसी का ये जो 1:5 मैंने किया, ये 20% वाला, 1 का 5 तो 1 का 6, तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एफिशिएंसी का हो गया। अब आपको दिनों की जरूरत ही नहीं पड़ी, एफिशिएंसी 72 दिन लग रहे हैं, 1 दिन का काम ये हो गया तो टोटल काम ये हो गया, और टोटल काम अब दोनों को मिलके करवाना है, तो दोस्तों ये रहा 11, तो भाग दीजिए 360 बटे 11। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आराम से समझ में आ गया था। चलिए देखते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ये सरलीकरण, दोस्तों जिसे अपन कहते हैं सिंप्लीफिकेशन, उसका प्रश्न है। दोस्तों इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले दोस्तों कहीं से स्टार्ट नहीं करना, सबसे पहले जो ये छोटा वाला कोष्टक है ना उसको सॉल्व किया जाता है, और फिर दोस्तों इसमें भी जो देखिए आप देखिए 96 ऑफ 2 भाग 24 है, तो दोस्तों पहले अपन 2 से गुणा करेंगे, उसके बाद 24 का भाग देंगे, 96 × 2 / 24।
अब दोस्तों यहाँ से इसको कीजिए, 24 चौको 96 और 4 दूनी 8, मतलब इस कोष्टक का उत्तर आ गया 8। ठीक है, फिर दोस्तों इस भाग के अलावा देखिए पहले एक और ऑफ आया हुआ, इसको कीजिए। इस अब इस यहाँ तक आंसर करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ करेंगे ऑफ का मतलब दोस्तों होता है गुणा। तो दोस्तों यहाँ से बनेगा 36 ऑफ 4 मतलब गुणा 4, और पिछले वाले पूरे का आंसर अपन निकाल के लेके आ रहे हैं 8, तो 8 लिख देंगे। ये इसको देगा दोस्तों 2 बार, 2 इसको देगा 18 बार। फिर दोस्तों देखिए अब आगे कुछ नहीं बचा, 18 41 बचा अब आगे, और 18 गुणा कीजिए दोस्तों। आप यूनिट डिजिट से देखिए, 18 एकम 18, हासिल पाई 1 72 1 73 738। दोस्तों इसके अलावा आप इकाई यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, 18 एकम 18 तो अंत में 8 आता है, 8 इसमें एक में ही है। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में जो आपको ये सरलीकरण के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, उनके लिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से करना होता है। ये प्रश्न तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, जब आगे आए तब भी आप इसमें मिस्टेक ना करो। सबसे पहले दोस्तों इसमें 3 कोष्टक होते हैं। दोस्तों एक बोर्ड मास आपने लिखा सुना होगा, उसका मतलब आप चलिए बता देता हूँ। इसका मतलब तो दोस्तों होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं दोस्तों, हाँ इसमें दोस्तों एक वी और आता है, अगर आपने पढ़ा तो वी का मतलब होता है दोस्तों बार वाला कोष्टक, जैसे 3 के ऊपर बार लगा हुआ है। आगे वाले वी का मतलब होता है ये वेनकुलम यानी बार। फिर दोस्तों ये बी का मतलब होता है ब्रैकेट या कोष्टक। कोष्टक दोस्तों आपको बता दूं 3 होते हैं, एक तो ये छोटा वाला, एक जिसको दोस्तों मजला कहते हैं, एक बड़ा। तो दोस्तों सोल्व करते हैं सबसे पहले अपन ये छोटा ही करेंगे, पहले छोटा सोल्व करता है, फिर अपन इसमें और फिर इसमें। ओ का मतलब दोस्तों होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है गुणा। अगर कहीं बार है तो सबसे पहले बार करेंगे, उसके बाद कहीं ब्रैकेट हल है तो ब्रैकेट करेंगे, उसके बाद कहीं ऑफ वाला है गुणा तो वो करेंगे, उसके बाद करेंगे भाग, उसके बाद गुणा और जोड़, और बाकी ये दोस्तों रूल है अपना, ये अपन बोर्ड मास के नाम से जानते हैं। फिर दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13 कि चक्रवृद्धि ब्याज प्रति की धन 10 वर्षों में दोस्तों क्या लिखा है कि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। तो वह समय ज्ञात की जिसमें वह समय की 4 मतलब वो टाइम ज्ञात करना है जब ये क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से जब चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न इस प्रकार से आए कि इतने वर्षों में इतना गुना हो जाएगा, तो कितने वर्षों में कितना गुना होगा, या कई बार क्या होगा आपको यहाँ वर्ष दे देगा कि इतने वर्षों में कितना गुना होगा। तो दोस्तों आपके उम्र रामबाण तरीका बता रहा हूँ। दोस्तों आप ये बताइए कि 2 पर मैं कितना लगाऊं, 1 2 3 कितना लगाऊं कि मेरे पास 4 आ जाए। तो दोस्तों आप सभी कहोगे 2 के ऊपर 2 लगाइए सर, 2 की पावर 2 करोगे तो 4 आ जाएगा। दोस्तों 2 के ऊपर अगर यहीं दोस्तों 4 की जगह अगर 8 होता तो 2 की जगह मैं कितना लगाता कि 8 बन जाए, तो आप सभी कहते 3 लगा दो सर 8 बन जाएगा। उसी प्रकार से मैं 2 पर क्या लगाऊंगी 4 बन जाए, तो आप सभी कहोगे 2। तो दोस्तों जो ऊपर पावर लगती है वो इसमें आके गुणा हो जाती है, और दोस्तों यहाँ से ये 20 बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये नहीं दिया होता, ये नहीं दिया होता, आपको ये बोला होता कि कोई राशि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो 20 वर्षों में कितना गुनी होगी, कितना, यहाँ दोस्तों ये पूछ लेता है यहाँ वाला। तो दोस्तों यहाँ आप देखते जो यहाँ पर 2 गुना हुआ है, ये यहाँ इस पर 2 पावर लग जाती और ऊपर यही 4 जो थे वो आ जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का ये शानदार तरीका है, इसको आपको दोस्तों कंठस्थ रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि 44 शाम 121 केले और 11 सेब उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किया कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल और प्रत्येक संख्या में एक प्रकार के फल हो। पंक्तियों की न्यूनतम से दोस्तों बहुत प्रश्न, बढ़िया अच्छा प्रश्न है। 44 और 1 to 1 और 11, इसमें देखिए दोस्तों कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या, इस प्रकार देखिए क्या लिखा हुआ है, व्यवस्थित करना प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो, तो न्यूनतम पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिले आपको सबसे पहले HCF निकालना है मेरे मित्रों। तो आप HCF निकालोगे तो इनका HCF दोस्तों तीनों का 44 121 का HCF आ जाएगा 11, मतलब हर पेटी में हर पंक्ति में 11 होने चाहिए, वो के आम हो चाहे केले हो सेब हो। अब दोस्तों आपके पास देखिए 44 आम है और 11-11 के हिसाब से पैक करोगे तो आपके पास कितनी पेटियां आ जाएगी या कितनी पंक्ति बन जाएगी, 4 पंक्ति। 11-11 की कितनी पंक्ति बन जाएगी, 4 पंक्ति जाएगी। 11-11 की दोस्तों यहाँ 11 पंक्तियां बन जाएगी और यहाँ 11-11 की 11 के बनाओगे तो 1 पंक्ति बनेगी। तो टोटल पंक्तियां कितनी हो जाएगी दोस्तों, देखिए 12 और 4 16 पंक्तियां। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में आपको HCF निकालने पहले, और HCF के बाद आपको देखनी है कि कितने, बहुत सारे दोस्तों ये भी कह सकता था कि हमको ये आम और केले ये एक पेटी में पैक करनी है, तो भी दोस्तों ऐसे होते क्योंकि 44 आम है उनको 11-11 के हिसाब से पैक करते तो 4 पेटी भरीजती। 11-11 के हिसाब से 121 केले भरोगे तो 11 भरीजेगी, और 11-11 के हिसाब से दोस्तों 11 सेब भरोगे तो 1 भरीजेगी, तो 16 पंक्ति। दोस्तों उम्मीद करूँगा इस प्रकार के प्रश्न जब इन फ्यूचर आएंगे तो आप सही कर लेंगे। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 को देखिए कि एक वर्ष में सपना का
औसत मासिक व्यय प्रति उसके प्रथम 3 महीनों में, दोस्तों ये सपना है, उसके प्रथम 3 महीनों में 1100 रुपये है, अगले 5 महीनों के लिए 1000 रुपये है और अंतिम 4 महीनों के लिए 1200 रुपये। इनका औसत व्यय, कुल वार्षिक बचत ये रही दोस्तों कितनी, 1300 रुपये वो बचा रही है। तो सपना की मासिक औसत आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये हर महीने अगर ये 1100 रुपये लगाएगी, खर्चा करेगी, जो लिखा हुआ प्रथम 3 महीनों के लिए 1100 रुपये, तो आप उम्मीद कर रहा हूँ कि एक महीने का 1100, 3 महीनों का 3300 रुपये ये खर्च कर देगी। दोस्तों अगले 5 महीनों में 1000 करेगी, तो 5 महीनों में दोस्तों कितना कर देगी, 5000। 4 महीने ये 1200 करते करती है, तो कितना खर्च कर देगी, 4800। दोस्तों इतना तो ये एक साल में खर्च कर चुके हैं। दोस्तों पहले मैं खर्च को जोड़ देता हूँ, 0 0 11 हासिल पाई 1 13, मतलब 13,100 रुपये तो ये खर्च कर चुकी। और दोस्तों 1300 रुपये उसके पास बचे हुए हैं। दोस्तों इनकम में क्या क्या होती है, इनकम में एक तो आपका खर्चा होता है जिसे कहते हैं अपन एक्सपेंडिचर, और इसके अलावा दोस्तों आपकी बचत, दोस्तों गुणा नहीं, बचत प्लस बचत, आपकी जो आय होगी उसमें क्या होगा, कुछ तो आपके खर्चे हो जाएंगे, कुछ आपका बच जाएगा, बस यही 2 चीज़ होंगी। तो दोस्तों अगर आपको अपने को निकालनी है इसकी आय कितनी है, तो उसके लिए अपने को इस खर्च में इस बचत को जोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों 13,100 में आप अगर 1300 जोड़ते हो तो ये बन जाएगी 14,400। ये दोस्तों 12 महीने की इनकम हो गई। इसने पूछा है मासिक आय, तो मतलब 12 महीने की है, तो एक महीने की काटेंगे तो 12 का भाग देंगे। दोस्तों ये 12 बार कटेगा, ये 12 से ये इतना 12 बार कटेगा, 2 जीरो, तो 1200 रुपये इसकी मासिक आय बन जाती है। दोस्तों उम्मीद करो अच्छा प्रश्न था, और इस प्रकार का प्रश्न भी आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसीलिए बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, इस जवान बैच, दोस्तों जवान बैच आपके लिए दोस्तों रामबाण साबित होगा अगर आप सारी क्लासें ऑन टाइम लेते हो तो। चलिए दोस्तों देखते हैं। आर एक काम को, दोस्तों देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, आर एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है। कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर 45 दिनों में। अब दोस्तों ये एक आपको हल्का सा अनुमान लगाना है कि अगर 90 दिनों में वो पूरा काम का मतलब होता है दोस्तों 100% काम हो गया। कितने दिनों में, आर 45 दिनों में। अब दोस्तों अगर आर 45 दिन काम करेगा तो आपको पता है कितना परसेंट दोस्तों आराम से कर सकता है। आपको पता है कि इसका ये कितना है, आधा है, 1/, गुणा किया तो इसको मैं 1/2 से गुणा कर दूंगा, बात खत्म। 50%। दोस्तों कुछ भी मुश्किल नहीं था। ये दोस्तों सारे प्रश्न जो आप अभी देख रहे हैं, ये सारे दोस्तों SSGD 20 फरवरी, दोस्तों 20 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था, 20 फरवरी 2024, उसके सारे के सारे वही प्रश्न हैं। तो दोस्तों कोई भी मैं डुप्लीकेट प्रश्न नहीं पढ़ा रहा हूँ, सारे के सारे ओरिजिनल प्रश्न पढ़ा रहा हूँ, और आप देख पाएंगे ओरिजिनल प्रश्नों के हल कितने आसानी से मैं आपके सामने निकाल रहा हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ इसमें आपको बोला था कि 90 दिनों में वो पूरा काम कर लेता है। फिर बोल रहा है कि 45 दिन में कितना करेगा। आपको, आप अगर ये नहीं करते तो भी अनुमान दिमाग लगा सकते, अगर 90 दिन में पूरा करता है तो 45 दिन में कितना करेगा, दिमाग लगाते आधा। अगर 100% है तो इसका आधा 50%। और दोस्तों इसके अलावा आप ये भी यहाँ से देख ही सकते थे कि अगर इसको हम आधा से गुणा कर रहे हैं तो आगे वाले को भी आधा से गुणा करेंगे, और 50% वर्क डन। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया और बड़ा अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कि दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मुझे प्रॉपर सुन भी पा रहे होंगे और चीज़ें सारी की सारी समझ पा रहे होंगे, और बिना कॉपी किताब के आप नहीं बैठे होंगे। रोहित 2350 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता और उसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्च कर देता है, और 2400 रुपये में इसे बेच देता है, तो हानि का परसेंट। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 2320 रुपये वो लेके आया, नगद दे के आया, 180 रुपये उसने उसकी मरम्मत करवा ली, बैठ की, मतलब स्टिकर वगैरह चकवा लिया, कहीं टूटा हुआ तो फेविकोल चिपका लिया, तो रुपये बन गए उसके 2500 रुपये का बैट उसके लिए हो गया वो। लेकिन वो बेच दोस्तों 2400 में रहा है। कितने में बेच रहा है, 2400 में बेच रहा है। तो आपको हानि प्रतिशत बताना है। दोस्तों सबसे पहले हानि प्रतिशत का फॉर्मूला ये होता है कि सबसे पहले ऊपर हानि लिखे, कितने रुपये, 2500 का माल 2400 में बेच रहे हो, कितने रुपए की हानि हो गई दोस्तों, 100 रुपये की हानि हो गई। नीचे लिखा जाता है वो बोल रहा है कितने रुपये में खरीद के लाया, क्रय मूल्य वो लिख देंगे। परसेंट काटना है तो 100 से गुणा भी कर देंगे, 0 से 2 जीरो, और 25 से 100 को काटोगे 4%, ये दे दीजिए 100%, 4% लॉस। दोस्तों इस प्रकार से जब भी कोई मशीनरी वगैरह लाते हैं उसकी रिपेयरिंग पर जो खर्चा आता है वो सब चीज़ें मिलके ही अपन उसको क्रय मूल्य मानते हैं, क्योंकि वो अपने लिए उतने रुपए की पड़ती है और बेचा हुआ इसमें मूल्य दिया हुआ है, तो अपने को हानि हो रही है, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100, लॉस परसेंट आ गया। दोस्तों ये बैच आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जुड़िएगा और लगातार वीडियोज को देखेंगे तो 110%, 40/40 दोस्तों 40/40 स्कोर आप इजीली कर पाएंगे। प्रश्न, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और
और 60% प्राप्त करने वाले दूसरे छात्र से 30 अंक अधिक है। दोस्तों एक ने 75% प्राप्त किया, एक ने 60%, तो दोस्तों 15% का अंतर नहीं हो गया क्या? अगर 15% की वैल्यू सवाल में 30 दी हुई है तो 1% की वैल्यू 2 और 100% की वैल्यू 200। अब पूछा क्या है? तो अधिकतम अंक दोस्तों हर परीक्षा में आपको पता है 100% ही होता है। 100% की वैल्यू 200 नंबर हो गई, तो ये लीजिए दोस्तों, कुछ भी मुश्किल नहीं था। लेकिन दोस्तों आपको ये मेरे जैसे शानदार तरीके आपको आने चाहिए और वो मैं आपको सिखा कर छोड़ूंगा। फिर दोस्तों एक सरलीकरण का, जिसे अपन कहते हैं सिंप्लीफिकेशन, उसका प्रश्न है दोस्तों आपके लिए। देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, वही बात, पहले इस आगे वाले को अपन सोल्व करेंगे इतने को, तो दोस्तों इसको करेंगे, पहले दे लेंगे भाग। दोस्तों यहीं दे दूँ 175 में, अगर आपको देख पा रहे कि ये 24 है, इसका भाग देना अपने को 72 में, तो 3 यहाँ से आ गया दोस्तों, कितने आ गए 3। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ ये 3 आप समझ गए होंगे कैसे लिखे। आगे 175 लिखा हुआ है, गुणा का चिन्ह लगा हुआ है बीच में और प्लस 5 लिखा हुआ है। तो दोस्तों पहले इसको सोल्व करते हैं। दोस्तों 175 को आप 3 से गुणा कीजिए, ऐसा ना हो दोस्तों 3 और 5 आप जोड़ के गुणा कर लिए, वो बहुत बड़ी गलती होगी, बेवकूफ़ी। पहले गुणा किया जाता है, फिर दोस्तों यहाँ से आप इनको गुणा करेंगे। तो देखिए 5 3 15 हासिल पाई 1, हासिल पाई 5 53 हासिल पाई 1, 21 1 22 हासिल पाई दोस्तों 2 और 3 और 2 5, और इसमें आप 5 जोड़िए अंत वाले, 530। अब इसका आंसर आ गया अपने पास 530, उसको दोस्तों 20 से गुणा कीजिए। ये लीजिए मैंने 20 लगा दिया, जो भी उत्तर आ रहा है उसको 2 से भाग दीजिए। तो 2 से भाग का मतलब दोस्तों यहाँ दे दूँ तो 5300। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आंसर थोड़ा सा, ये देखिए दोस्तों आपको दिखा नहीं होगा इसीलिए मैंने ये मिटाया यहाँ से, देखिए 5300। और दोस्तों जब आप 530 को इस 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो उत्तर आपके लिए ये उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ ये आज के अपने प्रश्न का सेकंड लास्ट प्रश्न था, वो भी समझ गए। और दोस्तों ये आज की अपनी क्लास का लास्ट फाइनल प्रश्न दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, कहना चाहूँगा, अगर ये आपने वीडियो पूरा देखा है तो आपको समझ में आया या नहीं आया, उसके लिए ज़रूर बोलिए कि सर नहीं आया, कि हमको सर नो नहीं समझ में आया, या जिसको समझ में आया और अच्छा लगा, समझ में आया, उसको यस लिखा, हाँ सर हमें यस आया लगा। और दोस्तों क्या आपको वास्तव में ये लग रहा है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, क्या उससे आप 40/40 स्कोर कर सकते हो या ये नहीं, ये आपको लग रहा है नहीं? क्योंकि दोस्तों मैं गारंटी 110% बता रहा हूँ, जो ये मेरे तरीके आने वाले 20 दिन तक, 30 दिन तक, 1 महीना बचा, उसमें अगर मेरे आने वाले सारे तरीके देखता है और उनके प्रैक्टिस करता है तो 110% उसके 40/40 स्कोर की मैं गारंटी देता हूं। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे बड़ा रोल आपका होगा, क्योंकि आप इस प्रकार के प्रश्नों की जब घर पर प्रैक्टिस भी कर लेंगे तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं दोस्तों। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाली कुल संख्या में से 93 उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब दोस्तों आपको पता होगा पास, और मैं ये मान रहा हूँ कि फेल है। 7 हो गए, 100% मानते हैं, ठीक है। और दोस्तों इसने लिखा है कि 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 92 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। मतलब अपने जो 7% माना है उसकी वैल्यू सवाल ने ऑलरेडी दे रखी है दोस्तों 92 परीक्षा में उपस्थित होने वालों की संख्या दोस्तों, मतलब यही है, अपने को 100 की वैल्यू पूछ रहा है। उपस्थित मतलब दोस्तों पास और फेल दोनों मिलके ही तो उपस्थित हुए हैं। तो पास इसने दिया हुआ था, फेल मैंने आपको बता दिया कि अगर 100 में 100% मानते हैं, 100% हमेशा 100 में ही माना जाता है। 93 पास तो 7 फेल, टोटल 100% हो गए। अब इसने 7 की वैल्यू ये दी हुई है, तो दोस्तों यहाँ से मैं 1 की वैल्यू काट दूंगा, 7 का भाग देते मेरे पास 1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर मेरे को चाहिए टोटल विद्यार्थी, तो मैं वहाँ 100 से गुणा कर दूंगा, तो ये अपना उत्तर हो जाएगा। चलिए इसको करते हैं सोल्यूशन। दोस्तों 7 से काट रहा हूँ ऊपर वाले को, 13 संती दोस्तों 91 बच गया 1। फिर दोस्तों देखिए 7 दूनी 14 बच गया 3, 7 पंजो 35, ये आ रहा है दोस्तों, कितना आ रहा है 13 25 और 00। तो दोस्तों देखिए 13 25 00, ये दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। दोस्तों मैं आपसे ज़्यादा कुछ भी उम्मीद नहीं करूँगा, मतलब मैं ज़्यादा आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा, मुझे कोई दिक्कत दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि सब्सक्राइब करना है तो करिए, वरना कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों आप ये मुझे बताइए क्या कि ये सेशन आपके लिए कैसा यूज़फुल रहा कि नहीं रहा। कहीं ऐसा ना हो दोस्तों कि मैं आपका 50 मिनट रोज़ लेता रहूं और आपका वो टाइम पास हो जाए, तो मैं 1% ही नहीं चाहता, मैं 1% ही नहीं चाहता कि आप मेरे को 50 मिनट दे और आपका टाइम पास हो। तो दोस्तों आप ज़रूर एक कमेंट करिएगा,
ये कमेंट करिएगा कि हाँ सर, हम आपने जो बताया वो हमको समझ में आया, समझ में नहीं आया। दोस्तों अगर हो सकता है मुझसे कहीं मिस्टेक हुई है, वो भी बताइए कि सर आपने यहाँ ये मिस्टेक की या ये नहीं की। दोस्तों सारा का सारा आपका रिव्यू मुझे चाहिए। इसके अलावा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप करो तो करो, वरना कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, बहुत जल्दी मिलते हैं, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन और कोई पेपर उठाएंगे एसएसजीडी का पिछला और उसका एनालिसिस करेंगे बहुत ही शानदार वे में। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।